अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी सी लैंग्वेज एक ही वीडियो में सिखाऊंगा। तो मैं इसमें आज आपको सब कुछ तकरीबन सारी बेसिक चीज़ें आपको सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हेडर फाइल निकालनी होती है। अब ये हेडर फाइल है, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए है। STD स्टैंडर्ड आई इनपुट और फॉर आउटपुट डॉट एच। अब ये डॉट एच जो से ये हेडर फाइल को बता रहा है हमें। उसके बाद मैंने मेन लिखा और मेन की बॉडी स्टार्ट कर दी। अब इसके अंदर मैंने मैसेज एक डिस्प्ले करवाना है जो कि जिसका डाटा जो है stadio.h फाइल में पड़ा है। तो करते हैं, सिर्फ लिखना है प्रिंट एफ, ब्रैकेट लगाई। अब इसमें जो भी हम मैसेज लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं ये आपको डिस्प्ले करके भी दिखाऊंगा। इसे हम टाइटल से सेव कर लेते हैं। तो ये कंपाइल हो रहा है। तो ये देखिए, ये हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो गया है। अब इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि कोई डाटा भी साथ डिस्प्ले हो, कोई वेरिएबल का डाटा डिस्प्ले हो, तो वो कैसे करेंगे? वो सिंपल, यहाँ कोई अपना डाटा वेरिएबल बना लेते हैं 34। अब मैं कहता हूँ यहाँ मैसेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, द वैल्यू ऑफ आई इज़। और अब यहाँ अब हमारे पास जो से वेरिएबल होते हैं वो जो से हम जनरली इस्तेमाल करते हैं वो तीन है, जिसमें इंट है, फ्लोट है और स्ट्रिंग है। तो अब जो सा इंटीजर टाइप का, इंट टाइप का डाटा है, उसका हमें जो सा फील्ड हमने बतानी है कि कौन से टाइप का डाटा डिस्प्ले करना है प्रिंट एफ में। वो %d से हम शो करते हैं। %d से इंटीजर, %f से फ्लोट, %s से स्ट्रिंग, %c से करैक्टर और इसी तरह सो on। तो हमने इंटीजर करना d लिखा, कॉमा लगा दिया, कॉमा के बाद सिंपल आई लिख देना है। अब ये %d जहाँ होगा वहाँ आई की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। आपको चला कर मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए, आई की वैल्यू डिस्प्ले हो गई है। तो अब आगे मैं आपको सिखाता हूँ स्कैन एफ के यूज़र से डाटा किस तरह लेना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मैंने यूज़र से डाटा लेना है, डाटा जिस टाइप का होगा उस टाइप से मैं सिंपल यहाँ प्रिंट एफ से मैसेज लिखता हूँ, एंटर नंबर। अब वो मैं आई में स्टोर करवाना है। स्कैन एफ लिखा, स्कैन एफ इनपुट के लिए। इसकी भी हेडर फाइल जो उनसे हेडर फाइल stdio.h ही है, तो मैंने वही लिखा स्कैन एफ। अब डबल कोटेशन में लिखना है कि किस टाइप का हमने डाटा डिस्प्ले करवाना है। तो हमने %d टाइप का करना है ना। %d किसे शो करता है? इंटीजर को। तो मैंने %d लिखा, कॉमा। अब यहाँ हमने सिंपल आई नहीं लिखना, हमने ये लिखना है कि आई का एड्रेस क्या है, उसके एड्रेस में जाके ये डाटा स्टोर करो। तो आई और एंड ऑपरेटर ये लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि आई के एड्रेस में जाके डाटा स्टोर हो जाए। और मैं यहाँ प्रिंट एफ लिखता हूँ, योर इनपुट इज़, और यहाँ मैं %d करके मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ आई का जो सा अब डाटा स्टोर हो गया है। तो अब इसे चलाता हूँ। तो वो कह रहा है कि भैया आपकी यहाँ गलती है, ये प्रिंट इस तरह। तो वो कह रहा है डाटा एंटर करो। द डाटा एंड मैंने लगा दिया, % लिखना था ये। अब मैं यहाँ डाटा एंटर करता हूँ। तो ये देखिए, यही मैंने डाटा ये ऐड किया है आई में और ये आई ने डिस्प्ले कर दिया है। तो ये मैंने आपको स्कैन एफ के बारे में बताया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कंडीशंस। कंडीशन बेसिकली ना 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो हमारे पास रेंज में होती है कंडीशन, मतलब कि मैंने यूज़र से उसकी एज मांगी और अगर एज 10 से लेस देन हुई, मतलब अभी रेंज आ गई है
कि भाई 1 से 10 तक इसमें मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये एक कंडीशन है, ये हम लगाते हैं इफ़ में, इफ़ एल्स, इफ़ में, एल्स में। एक और कंडीशन होती है जिसमें सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, हमने उसे ही चेक करना होता है इक्वली है या नहीं है। तो वो भी हम करते हैं स्विच से। तो पहले हम आपको मैं इफ समझाता हूँ। अब मैं यूज़र से उसकी एज लेता हूँ। अगर एज 10 से लेस देन हुई तो क्या देंगे, यू आर किड्स। तो ये सबसे पहले करते हैं। मैंने इंट एज इज इक्वल्स टू 0। अब ये मेरी मर्ज़ी है, मैं जो मर्ज़ी एंटर करूँ। प्रिंट लिखा, प्रिंट एफ एंटर योर एज, और यहाँ स्कैन एफ करता हूँ, %d, और यहाँ एड्रेस में मैं एज स्टोर करवा लेता हूँ। अब ये इफ़ लिखा, अब ब्रैकेट में इसकी कंडीशन लिखनी है। कंडीशन इसकी क्या बनेगी, तो मेरी मर्ज़ी है, मैं जैसी कंडीशन बनाना चाहता हूँ यहाँ बनाऊँगा। अब मैं सिर्फ देखिए एज डिस्प्ले कह रहा हूँ कि एज लेस दैन 10 होनी चाहिए। तो सिंपल ये कंडीशन बन रही है, एज लेस दैन 10। ठीक है। अब ब्रैकेट इसलिए लगा दी कि अब जब कंडीशन ठीक होगी तो इस ब्रैकेट के अंदर जो जो डाटा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एफ यू आर किड। उसके बाद मैं एक और कंडीशन बनाता हूँ कि अगर एज 10 और 20 के दरमियान हुई तो डिस्प्ले कर दूँ यू आर यंग। इफ़ लिखा, अब एज मैं कहता हूँ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 होनी चाहिए एंड 20 से लेस होनी चाहिए। अब ये जो एंड का साइन है, अब एंड ये बताता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये ट्रू करेगा। इसे मैं कहता हूँ एज लेस देन इक्वल्स टू 20। तो ये मैंने कंडीशन लिखी है। अब मैं यहाँ ब्रैकेट से इसकी लगाता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट एफ यू आर यंग। तो अब मैं इसे प्रोग्राम को चला के आपको दिखाता हूँ। वो एज मांग रहा है, मैं एंटर करता हूँ 4, तो वो डिस्प्ले कर रहा है यू आर यंग। उसके बाद मैं डिस्प्ले एंटर करता हूँ 12, तो वो कह रहा है यू आर यंग। पहले ही किड था और अभी यंग हो गया। तो अब मैं अगर उससे बड़ी वैल्यू एंटर करता हूँ 20 से भी 24, तो कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रहा। लेकिन मैं तो चाह रहा था कि कुछ डिस्प्ले हो, वो नहीं हो रहा। अब वो कैसे करना, अब जब ये कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी ये वाली, तो फिर एल्स में आ जाए कि भाई इसकी कंडीशन गलत हो गई है। तो अगर कंडीशन गलत हो गई है तो एल्स में आके मैसेज डिस्प्ले कर दे कि भाई ये हमारा डाटा नहीं आया। अब देखिए यंग हो गया, यंग के बाद एक ही कंडीशन बनती है कि वो भाई 20 से बड़ा होगा। अब जब 20 से बड़ा होगा तो वो एल्डर होगा। मैं कह रहा हूँ यू आर एल्डर। एल्डर की स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो ये मैंने लिख दिया एल्डर। अब ये मैं इसे चला देता हूँ। 34 डिस्प्ले की वो यू आर एल्डर डिस्प्ले हो रहा है। मैं 2 डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये देखिए यू आर किड भी डिस्प्ले हो रहा है, यू आर एल्डर भी डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ ये ना डिस्प्ले हो, तो वो मैं किस तरह करूँगा। अब ज़रा ना ये मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये वैसे मैंने आपको इफ़ एल्स समझाना था, वो मैंने समझा दिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ इफ़ एल्स इफ़। तो अब ये मैंने किया था सिर्फ ये इसका इफ़ है, इसका एल्स कुछ नहीं है, सिंपल। अब इसका भी एल्स बना देते हैं इस इफ़ का। वो किस तरह बनाए, सिंपल एल्स लिखा और अब ये कंडीशन, ये जो अगली इफ़ है,
ये इस वाले एल्स के अंदर है, और ये जो सा ये वाला एल्स है ना, ये इसका इस इफ़ का एल्स है। तो अब देखिएगा, अब मैं वही चलाता हूँ दोबारा, मैं 2 एंटर करता हूँ, फिर डिस्प्ले हो रहा है ये एल्स इफ़ एल्स। देखिए 2 एंटर किया, सिर्फ यू आर किड डिस्प्ले हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रहा। तो ये मैंने आपको इफ़ भी समझा दिया, इफ़ एल्स भी समझा दिया, इफ़ एल्स इफ़ भी समझा दी। अब है नेस्टेड इफ़। अब जो नेस्टेड इफ़ है ना, वो बेसिकली इफ़ एल्स इफ़ की ही टाइप है। अब देखिए ये इफ़ है, उसका ये एल्स है, उसके एल्स में ये इफ़ लगी हुई है। हम इस इफ़ में भी कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ कोई भी कंडीशन लगा के ब्रैकेट्स लगा दो, तो ये इसके अंदर है। इफ़ के अंदर एक और इफ़ एल इफ़ कहलाता है, सॉरी नेस्टेड इफ़ कहलाता है। अब मैं आपको समझाऊंगा नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट क्या होती है और कैसे यूज़ होती है। तो मैं अभी एक कंडीशन बनाऊंगा कि यूज़र से उसकी ये एक करैक्टर लेते हैं, थोड़ा करैक्टर ए के इक्वल हुआ तो डिस्प्ले कर दो कि ये यू एंटर ए, बस ए का करते हैं, बाकी आप कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल बनाया करैक्टर ch, मैंने इसे क्या दिया। अब मैं यहाँ f एंटर किया हुआ, मैं यहाँ यूज़र को कहता हूँ प्रिंट f। एक और आपको मैं एक मज़े की चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ मैं एंटर करता हूँ, यहाँ कहता हूँ एंटर आ करैक्टर, और यहाँ मैं स्कैन एफ करता हूँ। अब ये करैक्टर है तो %c जिस लिखेंगे और एड्रेस हो ch। उसके बाद अब मैं ये करैक्टर आ गया, अब मैं स्विच स्टेटमेंट लिखूँगा, ये स्विच लिखा। अब ये इसके ब्रैकेट्स में ना वो करेक्ट वेरिएबल लिखना है जिसके कोरिस्पोंडिंग हमने चेक करना है कि ये इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। ये लिखा, ब्रैकेट्स लगा दी। अब इसके बॉडी के अंदर लगेंगे केस का मतलब ये है कि वो करेक्टर इसके इक्वल होगा, तो ये हो जाए। तो सिंपल मैं लिखता हूँ केस किसके इक्वल, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ ए के इक्वल। ये ही मैंने चेक करना है और तो कुछ चेक करना भी नहीं। मैं यहाँ लिखता हूँ करेक्ट, ये लिख के उसके बाद लगाना है कोलन। यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट यू एंटर्ड ए, और उसके बाद ये लिख देंगे ब्रेक, क्योंकि अगर ब्रेक हम नहीं लिखते ना तो वो हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर भी नहीं, लॉजिक एरर होगा, जो कि बाकी ऑटोमेटिक बाकी हमारे पास जितनी कंडीशंस होंगी वो उसको भी चला देगा, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है और हमारा प्रोग्राम नहीं सही लगेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ एल्स लिख दिया, ए ब्रेक लिख दिया है। अब उसके बाद ये भी तो है ना कि अगर यूज़र उसमें से कुछ भी एंटर नहीं करता तो कोई एक ऐसी चीज़ हो कि वो चल जाए। तो मैं सिंपल एक लिखूँगा डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट लिखा और ब्रैकेट्स। अब मैं यहाँ सिंपल प्रिंट एफ, और यहाँ मैं मैसेज लिख देता हूँ यू एंटर्ड आ करैक्टर एक्सेप्ट ए, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसे चला के आपको दिखाता हूँ। वो कह रहा है एंटर करो, आर एंटर किया, वो कह रहा है एक्सपेक्टेड नहीं, आपने एंटर किया। अब ये देखिए मैं जब ए एंटर कर रहा हूँ तो अब ये एक करैक्टर है तो मुझे एंटर का की नहीं दबानी चाहिए, क्योंकि उससे ऑटोमेटिक एंटर की
ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए जब मैं एक करैक्टर एंटर कर देता हूँ। अब मैंने ये एंटर किया, वो कह रहा है यू एंटर्ड ए, सही डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन ये ऊपर स्कैन एफ में मुझे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये नहीं सही कर रहा। तो उससे मैं किस तरह काम करूँगा? उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है, सिर्फ आपने स्कैन एफ की जगह गेट सी एच फंक्शन इस्तेमाल कर देना है। तो वो करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक हेडर फाइल इस्तेमाल होती है, हैश इंक्लूड conio console input output dot l, और करते हैं सी एच इक्वल गेट सी एच ई, और ये मैंने कर दी है। अब इसे चला के देखते हैं। वो ये देखिएगा, ए मैंने एंटर किया, ऑटोमेटिक वो आगे मैसेज डिस्प्ले कर दिया उसने, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको स्विच स्टेटमेंट समझा दिया। मैं आपको समझाता हूँ लूप्स। सबसे पहले मैं आपको फॉर लूप सिखाता हूँ। तो मैं करता हूँ, अब फॉर लूप से मैं सिंपल नंबर डिस्प्ले कर देता हूँ। फॉर लिखा। अब जब इसके फॉर के अंदर 3 स्टेटमेंट्स लिखनी है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन उस वेरिएबल की जिसे हमने आगे यूज़ करना है। मैं आई करता हूँ, 1 से स्टार्ट हो, आई लेस दैन इक्वल्स टू 10 तक चले, आई में इंक्रीमेंट हो जाए। ये सिंपल मैंने कंडीशन लिख दी। उसके बाद अब मैं यहाँ जो भी मैसेज लिखूँगा वो तब तक चलेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, जो कि है। अब मैं यहाँ एंटर कर नंबर डिस्प्ले करता हूँ। परसेंटेज डी मैंने डिस्प्ले करना है क्योंकि आई की वैल्यू मैंने डिस्प्ले करनी है, और यहाँ मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। अब 10 दफ़ा हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा, और यहाँ से स्लैश एन मैं लिख देता हूँ, ये न्यू लाइन पे मुझे ले जाएगा। रिटर्न लिखा और 0। अब इसे मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये इसने रैंडमली वैल्यू क्यों डिस्प्ले की है, क्योंकि मैंने परसेंटेज डी के आगे कोमा लगा के कोई वैल्यू नहीं डिस्प्ले करने की कोशिश की, तो उसने गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले की है। आई मैंने लिख दिया। तो ये देखिए, ये उसने आई की वैल्यूज़ डिस्प्ले कर दिए हैं 10 टाइम, और मेरा मैसेज भी 10 दफ़ा डिस्प्ले हुआ है। और ये याद रखिएगा, फॉर की बॉडी के अंदर एक जो ब्रैकेट है उसके अंदर 3 चीज़ें लिखनी हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो ये मैंने कर दी है। अब मैं आपको यही मैंने लूप को चलाना है 10 दफ़ा, लेकिन अब मैंने चलाना है वाइल लूप से। तो करते हैं, सिंपल, ये मैंने वाइल लिख दिया। अब वाइल के अंदर कंडीशन होगी, सिर्फ कंडीशन। तो मैंने ये कंडीशन को कट करके इसके अंदर लिख दिया, कंट्रोल V, कंट्रोल X किया, और यहाँ कंट्रोल V कर दिया। अब इंक्रीमेंट और जो डिक्रीमेंट है ना, वो इसके अंदर होगा, लूप के अंदर होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बाद में लगा देता हूँ सेमीकोलन। और जो इनिशियलाइजेशन है ना, इस वाइल के अंदर अगर हमने करनी है तो वो हम इनिशियलाइजेशन बाहर करेंगे, जो कि वेरिएबल हमने कंडीशन में यूज़ करना है वाइल में। अब मैं इसे आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इसने वही चीज़ मेरे दोबारा डिस्प्ले कर दी है। अब वाइल लूप को मैंने चेंज करना है डू वाइल में। तो वो किस तरह करना है? सिंपल, कंडीशन जो सी है इससे यहाँ से करते हैं कट, यहाँ पेस्ट करेंगे बस, और लास्ट पे सेमीकोलन लगा देंगे, और यहाँ लिखेंगे डू, ताकि वो एक मिनिमम ये डू वैल्यू से एक दफ़ा लाजमी चलेगा। और ये देखिए, इसने भी 10 दफ़ा डिस्प्ले कर दिया है डू वाइल। अब मैं आपको समझाऊंगा नेस्टेड लूप्स। तो
करते हैं स्टार्ट। आप अक्सर एक देखते हैं इमेजेस इस तरह की, मैं आपको बना के मैं बत दिखाता हूँ इस तरह की। आज हम ये बनाएंगे नेस्टेड लूप से। बेसिकली नेस्टेड लूप से हम वहाँ यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास कोई डाटा रोज़ में भी और कॉलम्स में भी। अभी देखिए ये रोज़ में भी डाटा आ रहा है और कॉलम्स में भी आ रहा है। ये कॉलम्स हैं, कॉलम्स भी चेंज हो रहे हैं और रो भी चेंज हो रही है। ये इस तरह की शेप किस तरह बनाएं? तो सिंपल कोई भी हम लूप यूज़ कर सकते हैं। मैं फॉर लूप यूज़ करता हूँ। अब जो सा आउटर लूप है ना, वो हमारे पास उस शेप की हाइट को मैनेज करता है कि हाइट कैसे डिस्प्ले होगी। तो हाइट मैंने आपको कहा था कि 5 है, मतलब कि 1 से स्टार्ट होगी और 5 तक जाएगी। उसके बाद आई में इंक्रीमेंट कर दिया ब्रैकेट। अब इसके अंदर 4 के अंदर एक और मैंने 4 लगाया। इसे मैं कहता हूँ इंट इनर। अब ये आई 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये लेस देन इक्वल्स टू आई है। ये मैं आपको ड्राई रन करके बताऊंगा कि ये किस तरह डिस्प्ले होगा। प्रिंट एफ और यहाँ मैं स्टार डिस्प्ले कर देता हूँ और लास्ट पे मैं प्रिंट एफ करता हूँ और यहाँ मैं न्यू लाइन डिस्प्ले कर देता हूँ इस तरह। अब मैं आपको ये प्रोग्राम एक दफ़ा चला के दिखाऊंगा। तो ये देखिए ये स्टार डिस्प्ले हो गया। आप इधर थोड़े परेशान हुए होंगे कि मैंने 4 की बॉडी क्यों नहीं बनाई। अगर हमारे पास लूप के अंदर या कंडीशन इफ़ वाले के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट मैंने लिखनी है तो मुझे ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं सिंपल वैसे ही मैं लिख सकता हूँ। अब आइए देखिएगा, इनर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी तो 1 आई तक जाएगी। अब जब पहले आई की वैल्यू 1 थी तो एक ही स्टार डिस्प्ले होना चाहिए, जो कि ये डिस्प्ले हो गया है। अब जितनी रो है उतने ही कॉलम डिस्प्ले होंगे, उसी हिसाब से ये मैंने ये कर दिया है इस तरह। फिर ये किया और फिर ये किया। तो ये मैंने आपको नेस्टेड इफ भी करवा दिया। होप सो आपको इसकी भी आपको समझ लगी होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ 1D 2D अरेज के बारे में। तो करते हैं। वन डी अरे में मैं आपको करवा रहा था ये, अब मैं करवाऊँगा आपको रेस। और 1D अरे बेसिकली हम जब डाटा स्टोर कर रहे थे रैम में तो वो मुख्तलिफ़ जगह पे स्टोर हो रहा था। जैसे कि इसका अगर ये एड्रेस है तो num 3 का 2 का ये एड्रेस होगा और num ऐसे सोन चलता जाएगा। इस सारों के इकट्ठे कंसेक्टिव एड्रेसेस स्टोर नहीं है। अब जब हम ऐसे डाटा स्टोर कर रहे थे, इन्हें फैच करने में भी मुश्किल हो रही थी, डाटा स्टोर करने में भी मुश्किल हो रही थी। ये अगर हमने 3-4 वेरिएबल यूज़ करने तब तो ये आसान है, लेकिन अगर तो मैंने डाटा 100 वेरिएबल्स में स्टोर डाटा यूज़र्स को से ऐड करवाना है तब ये प्रॉब्लम करेगा। तो हम एक कंसेक्टिव रे बनाएंगे। बेसिकली उसमें रोज़ जोन थी वो इस तरह स्टोर होंगी, रोज़ में स्टोर सेम एक रो में डाटा स्टोर हो रहा है। तो वो किस तरह करना है? सिंपल, एक वेरिएबल बनाना है, कोई भी वेरिएबल का नाम रखें, मैं कहता हूँ नम। अब ब्रैकेट के अंदर ये बताना है कि कितने आपने वेरिएबल बनाने हैं। मैं 10 बनाऊंगा, 0 से 9 तक ये बनेंगे। ब्रैकेट्स लगाई थी। अब मैं फॉर लूप लगा के वैल्यूज़ को सिंपल डिस्प्ले करवाता हूँ। ये आई प्लस प्लस और यहाँ मैं सिंपल प्रिंट एफ लिखता हूँ, %d और न्यू लाइन पे आ जाए। और %d में रे की वैल्यू स्टोर्ड है, नम हर नाम का इंडेक्स आई डिस्प्ले करना है। मैं आपको चला के एक दफ़ा दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये रैंडमली गार्बेज वैल्यूज स्टोर्ड हैं। बेसिकली
अब ये जब num1 लिखे ना, अब जब num की वैल्यू, नम का इंडेक्स 0 होगा, 0 वाली वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, 0 वाली वैल्यू पे 1 स्टोर है, फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा और 1 पे जो वैल्यू स्टोर है वो डिस्प्ले हो जाएगी, 2 में जो स्टोर है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये देखिए ये सारी गार्बेजेस वैल्यू स्टोर हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो बल्कि कोई ज़ीरो इनिशलाइज हो जाए। तो वो किस तरह करेंगे? सिंपल, ये ब्रैकेट्स लगा देंगे। तो ये देखिए अब ये सारों की वैल्यू 0 0 0 इनिशलाइज हो गई है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पहले 2 की वैल्यू कोई और सेट कर लूँ और बाकी सारे 0 कर दूँ, तो ये देखिए पहले 2 0 1 वालों की ये वैल्यू सेट हो गई है और बाकी सारी 0 सेट हो गई है। तो ये मैंने आपको 1D अरे के बारे में बताया है। अब मैं आपको करवाता हूँ 2D अरे। अब ये जैसे कि ये सिर्फ एक ही रो है, लेकिन 2D अरे में एक से ज़्यादा रोज़ हमारे पास स्टोर होती हैं, शो होती हैं इस तरह। अब मैंने ये लिखी, ये एक से ज़्यादा रोज़ ऐड मैंने कर दी हैं और उसके हिसाब से कॉलम्स भी ऐड कर दिए हुए हैं। अब इसे कैसे इनिशियलाइज करना है, मैं 2 बाय 2 की बनाता हूँ। इसे मैंने ट्रेस कर दिया, ये मैंने लिखा इसकी रोज़ भी 2 होंगी और कॉलम्स भी 2 होंगे। अब जैसे कि ये हमारे पास रोज़ में भी डाटा है, कॉलम्स में भी है, हाइट में भी है, विड्थ में भी है। अब मैंने नेस्टेड लूप लगाना है, इसमें ये लूप काम नहीं करेगा। इसे मैं क्या देता हूँ 2, ये मेरा हो गया आउटर लूप। इसके अंदर इनर मैंने लगाया, इनर में मैंने सिंपल इंट इनर इक्वल 0, इनर लेस देन 2 और इनर प्लस प्लस, और यहाँ मैं सिंपल डिस्प्ले का देता हूँ प्रिंट एफ। प्रिंट एफ और परसेंटेज डी, और ये टैब आ जाए और परसेंटेज डी में क्या वैल्यू स्टोर है, नम। सबसे पहले आई के रोज़ कौन सी है, क्योंकि आई जो सा वो रो को मैनेज कर रहा है ना, हाइट को, और जो सा इनर है वो कॉलम को, तो मैंने ये लिख दिया। और लास्ट पे यहाँ हो जाए प्रिंट एफ परसेंटेज एन। इसे मैं अब चला के दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए ये गार्बेज वैल्यू स्टोर हुई है, लेकिन मैंने तो गार्बेज करवानी ही नहीं। ब्रैकेट्स लगाई, ब्रैकेट्स के अंदर एक और ब्रैकेट, अब ये रोज़ फर्स्ट रो में वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, ये फिर ये सेकंड रो में स्टोर हो गई। अब मैं इसे चलाता हूँ तो ये देखिए ये वैल्यूज़ स्टोर हो गई हैं। होप सो आपको 2D अरे के बारे में भी आइडिया हो गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ फंक्शंस। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं क्या देता हूँ, आई एम अ टीचर, आई टीच इंग्लिश, आई एम अ टीचर, आई टीच उर्दू, आई एम अ टीचर, आई टीच कंप्यूटर। अब देखिए ये आई एम अ टीचर 1 2 और 3 दफ़ा मैंने डिस्प्ले किया है, लेकिन अगर ये एक ही स्टेटमेंट है तब लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा कोई प्रोग्राम बड़ा है तो हमें काम करने में बहुत मुश्किल हो सकती है, इसलिए फिर हमने यूज़ किए फंक्शन। फंक्शन बेसिकली एक ही दफ़ा हम स्टेटमेंट को लिख देते हैं और उसे हम बार बार यूज़ करते हैं। तो हम करते हैं कोड, इसका आपको मैं सिखाता हूँ। सिंपल फंक्शन लिखेंगे,
अब सबसे पहले फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड, क्योंकि ये कुछ हमें रिटर्न नहीं कर रहा, वॉइड मैंने लिख दिया। और यहाँ मैं लिख देता हूँ टीचर, ब्रैकेट्स मैंने लगा दी, और मैं यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ प्रिंट एफ आई एम आ टीचर, और ये डिस्प्ले करके न्यू लाइन पे आ जाए। अब ये मैंने फंक्शन तो बना लिया, अब मैंने इसे यूज़ कैसे करना है। सिंपल, टीचर का फंक्शन जो कि नाम टीचर का रखा है, फंक्शन का नाम है, ब्रैकेट्स लगाई और सेमीकोलन, ये लिख दिया। और मैं यहाँ लिख दूंगा प्रिंट एल आई टीच उर्दू न्यू लाइन। मैं डिफरेंट लिखता हूँ, उर्दू की जगह मैं कर देता हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद मैं समझाता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश के बाद मैं मैथ, बस काफ़ी मैंने कर दिया, मैथ में नहीं करवाता। अब मैं इसे आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, आई एम अ टीचर, ये बार बार डिस्प्ले हो रहा है, जो कि मैंने सिर्फ एक ही फंक्शन में मैंने यूज़ किया था और मुझे दोबारा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मैंने आपको समझाया है फंक्शन। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैंने कोई वैल्यू पास करके यूज़ करनी है, वो कैसे करूँगा। ये तो मैंने सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन में। अब मैंने अगर यूज़र को कोई मैं पास करता हूँ फंक्शन में, मैं वैल्यू पास करूँगा और उसका टेबल डिस्प्ले करते हैं। तो मैं करता हूँ, इसका मैं फंक्शन का नाम चेंज करके रख देता हूँ जनरेट टेबल, और यहाँ मैं वैल्यू इंट। अब ये इंटीजर टाइप का डाटा इसके अंदर मैं पास करूँगा, और मैं यहाँ सिंपल लिख देता हूँ नम। ये टेबल डिस्प्ले करेगा, तो सिंपल इस तरह। और यहाँ मैं कर देता हूँ फॉर इन आई इज इक्वल्स टू 1 10 और आई प्लस प्लस, और यहाँ प्रिंट एफ। सबसे पहले वो वेरिएबल डिस्प्ले हो परसेंटेज डी, उसके बाद एक्स का साइन, फिर परसेंटेज डी डिस्प्ले हो, फिर इक्वल, फिर परसेंटेज जी। अब हमने परसेंटेज डी की वैल्यू, अब जिस तरह हम कोमा लगा के वेरिएबल देंगे, उसी तरह परसेंटेज डी की वैल्यू असाइन उनसे होती जाएगी। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ वो नम जो यूज़र ने एंटर किया वो डिस्प्ले हो, उसके बाद आई डिस्प्ले हो परसेंटेज डी में, उसके बाद इन दोनों का सम डिस्प्ले हो जो परसेंटेज नम और आई में वैल्यू स्टोर हो के। तो ये मैंने फंक्शन बना लिया। मैं यहाँ सिर्फ जनरेट टेबल का फंक्शन कॉल करता हूँ, इसे ऐसा मैंने कॉपी किया, यहाँ मैंने इस फंक्शन को लिखा और यहाँ मैं 6 लिख देता हूँ ताकि इसका टेबल मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो ये देखिए 6 का टेबल डिस्प्ले हो गया। उसके बाद अब कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिसमें हमें रिटर्न भी कुछ होता है, जिस तरह मैं सम 2 नंबरों का सम करता हूँ, तो वो किस तरह करना है जल्दी से मैं वो भी आपको करवा देता हूँ। ऐसा मैं कह देता हूँ सम इंट num1 कॉमा इंट num2, ये 2 वेरिएबल्स हैं। अब मैं यहाँ करता हूँ रिटर्न, क्योंकि मुझे इन दोनों का सम करना है। तो सिंपल रिटर्न लिखा और मैं यहाँ लिख देता हूँ num1 प्लस num2। अब ये देखिए ये रिटर्न हो रहा है, ये दोनों इंटीजर टाइप का डाटा ऐड हो रहे हैं, तो मेरे पास जो सा रिटर्न होके आएगा डाटा वो भी
इंटीजर में होगा तो मैं सिंपल रिटर्न टाइप इंट लिख देता हूँ और यहाँ मैं डिस्प्ले कर देता हूँ उसका सम। मैं यहाँ कहता हूँ प्रिंट एफ सम ऑफ 3 + 4 इज़, और कॉमा लगाया और यहाँ मैं लिख देता हूँ सम, और यहाँ 3 और 4 को मैं पास कर देता हूँ। तो देखते हैं कि क्या वैल्यू रिटर्न होकर डिस्प्ले होती है। तो ये कोई भी वैल्यू नहीं, क्योंकि मैंने वो %d नहीं लिखा, %d। अब इसे चलाते हैं तो ये देखिए 3 + 4 6, ये तो 7 होता है। ये थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम आई है। तो ये मैं चेक करता हूँ इसे दोबारा। हमारे ना प्रोग्राम इसी तरह होते हैं, छोटी छोटी सी मिस्टेक से ना पूरा प्रोग्राम गलत हो जाता है। तो ये सही तरह नहीं डिस्प्ले कर रहा। तो मैं अगर इसे मैं यहाँ कहूँ ऐसे इंट n = num1 + num2, और ये मैंने रिटर्न कर दूँ, तो ये देखिए ये मेरे पास 7 उसने रिटर्न कर दिया है। तो आई होप सो आपको सी लैंग्वेज की समझ लगी होगी। ये बेसिक चीज़ें ये आपको लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हमें आती है ना, हम आगे कोई भी इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में भी कर सकते हैं, सब में कर सकते हैं। तो आप ये अच्छी तरह सीखें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।